नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंदु दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का जो विषय है समाज शास्त्र कक्षा 12। समाज शास्त्र कक्षा 12 के प्रश्नों को हम लोग अति लघुत्तरी पढ़ चुके हैं। वो मेरा पहला लेक्चर था। आज हम लोगों का जो प्रश्न शुरू होने जा रहा है वह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है, जिसमें आपका क्वेश्चन जो यहाँ बताया जा रहा है दो प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक लघु उत्तरी, दूसरा अति लघु उत्तरी और एक दीर्घ उत्तरी। तीन प्रकार के यहाँ प्रश्न बन रहे हैं, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी फिर दीर्घ उत्तरी। तो यहाँ हमारे सामने जो प्रश्न है वो कैसे लिखा जाएगा, पेपर में किस प्रकार से लिखना है, यह सारी चीजें आपको राजीव क्वेश्चन बैंक में पूरी तरह से लिखी हुई मिलेंगी। और साथ ही साथ आज हम इसी संदर्भ में 2024 में जितने भी प्रश्न लघुत्तरी और अति लघुत्तरी लघुत्तरी के प्रश्न हैं उसको हम कराने चल रहे हैं। तो चलिए आज के दूसरे लेक्चर पर हम लोग 2024 के आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है समुदाय से क्या आशय है। देखिए दो यहां दिया गया है, दोनों प्रश्न ये पूछे गए हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि समुदाय से क्या आशय है या समुदाय से आप क्या समझते हैं। तो समाजशास्त्र का विषय है, समाज समुदाय परिवार से प्रश्न बनते गए टॉपिक विषय के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह क्या प्रश्न दिया है कि समुदाय से आप क्या समझते हैं। यहां देखिए यह है आपका अति लघुत्तरी का प्रश्न है और अति लघुत्तरी में सामान्यतः इतने ही प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है और करना चाहिए। और जब हम अति लघुत्तरी में जाते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो यह आपको हम बताते चलेंगे। तो समुदाय से क्या आशय है, जब कभी किसी छोटे बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि उनका साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या स्वार्थ से न होकर सामान्य जीवन के कारण होता है। इसके कारण होता है सामान्य जीवन के कारण, तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। आशय क्लियर हो गया है। समुदाय ऐसे लोगों का समूह है जो बिना किसी स्वार्थ बिना किसी प्रयोजन के साथ रहते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं। तो ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखा जाए कि नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है। यहां देखिएगा दूसरा सा है कि नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है। हम पहले बता चुके हैं समाज शास्त्र में समुदाय, समाज की संरचना, परिवार, ये सारे प्रश्न आपसे आएंगे। इस विषय की विशेषता ही है, इसी के संदर्भ में है ही है। यहां देखा नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है। तो नागरिक समाज का तात्पर्य क्या है, सरकार तथा व्यावसायिक संगठनों से इतर माने इसके अलावा किसे, सरकार तथा व्यावसायिक संगठनों से इतर ऐसे सामाजिक संगठनों से है जो स्वेच्छा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं। नागरिक समाज क्या है, नागरिक समाज पे यहां देखिए लिखा गया सरकार और व्यावसायिक संगठनों से अलग। जो सरकारी संगठन है व्यावसायिक संगठन से अलग, ये नहीं सरकारी और व्यावसायिक संगठन नहीं, अलग हो करके ऐसे सामाजिक संगठन से करने, मतलब नागरिक समाज क्या है, एक सामाजिक संगठन है जो स्वेच्छा
तथा सामाजिक कल्याण की भावना से, स्वेच्छा से और हृदय में क्या बात हो उनके, सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं। जैसे गैर सरकारी संगठन, इसमें कौन आएंगे, गैर सरकारी संगठन, उपभोक्ता संगठन, पर्यावरणीय समूह आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप क्लियर हो गए। नागरिक समाज कोई व्यवसायिक संगठन नहीं है, कोई सरकारी संगठन नहीं है, बल्कि एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के समाज के लिए कार्य करता हो, समाज के लिए क्या करता हो, कार्य करता हो, उसकी भावनाएं जन कल्याणमय से प्रेरित हो तो ऐसे संगठनों को हम नागरिक समाज कहते हैं। और इसमें कौन आएंगे, गैर सरकारी संगठन आएंगे, उपभोक्ता संगठन और पर्यावरण समूह आते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखें, वर्ग को परिभाषित कीजिए। वर्ग, यहां यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है वर्ग और जात में अंतर क्या है, लेकिन यहां जो प्रश्न है वो भी आप ध्यान दीजिएगा कि वर्ग को परिभाषित करना है। तो वर्ग को परिभाषित करते हुए महत्वपूर्ण विद्वान है बोटोमोर, याद रखिएगा ना, बोटोमोर। वर्ग तथ्यतः समूह होते हैं, वो जात भी समूह है, लेकिन वर्ग तथ्यतः क्या है, समूह होते हैं। वे अपेक्षाकृत उन्मुक्त होते हैं। इसका अर्थ क्या है समझे, वर्ग समूह ही है लेकिन ये क्या है, उन्मुक्त होते हैं, बंद नहीं होते हैं। उनका आधार निर्विवाद रूप से आर्थिक है, लेकिन वे आर्थिक समूहों से अधिक हैं। वे औद्योगिक समाजों के लाक्षणिक समूह होते हैं। वर्ग समूह होते हैं लेकिन उन्मुक्त होने का मतलब क्या है, जात उन्मुक्त नहीं है, वो बंधा हुआ है, लेकिन वर्ग उन्मुक्त है। इसका मतलब क्या है, वर्ग के उन्मुक्त होने का भाव है कि हम अपने कार्य की प्रणाली से अपने जीवन को संचालित करने के लिए हम जो कार्य करते हैं, कार्य के आधार पर हमारा वर्ग जो बन जाता है। एक शिक्षक है, शिक्षक वर्ग के रूप में। यहीं पर याद रखिएगा, जाति जो है बंद है, कार्य पर नहीं है। वह जन्म से ही, अब चाहे जिस वर्ग में काम करेगा, चाहे जैसा करेगा, लेकिन वह जाति वही रहेगी। लेकिन वर्ग कार्य के आधार पर आपका विभाजन हो जाता है। मजदूर वर्ग, शिक्षक वर्ग, एक वर्ग की बात है। तो इनको कहा वर्ग बंधे नहीं हैं, बल्कि वर्ग क्या है, उन्मुक्त है, और इनका आधार निर्विवाद रूप से आर्थिक है। ये ज्यादातर आर्थिक रूप से किस प्रकार के आर्थिक कंडीशन है इस पर निर्भर करते हैं। अगला देखा जाए, नागरिक समाज की 3 विशेषताएं बताइए। किसी नागरिक समाज की यहां पर आपसे पूछा गया है कि 3 कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहला है, नागरिक समाज जटिलताओं का केंद्र है। नागरिक समाज क्या है, जटिलताओं का केंद्र है। नागरिक समाज में द्वितीयक और औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। नगरीय समाज में जटिलताओं का क्या है, केंद्र है, जटिलताएं हैं, समूह। नगरीय समाज में द्वितीयक और औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। नगरीय समाज में सामुदायिक भावना का अभाव होता है। इसमें नागरिक समाज में सामुदायिक की भावनाओं का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। तो यह आपके लेखन की शैली को यहां समझिएगा, और प्रश्न 2024 में जो पूछे गए हैं उनका सलूशन चल रहा है। आप अपने लेखन को कैसे लिखेंगे यह अपने आप में
व्यवहारिक रूप में इसे अब प्रयोग करिए, क्योंकि परीक्षा एकदम नज़दीक है। तो हम अपने तैयारी के अंतिम पायदान पर चल रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? लैंगिक असमानता का अर्थ लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। लैंगिक असमानता की जब भी बात है तो मूल बात क्या है? महिलाओं के साथ क्या है? भेदभाव करना ही लैंगिक असमानता है। आप क्या लिखेंगे कि महिलाओं के साथ भेदभाव होना, जो महिला होने के नाते भेदभाव उनके साथ समाज के द्वारा किया जा रहा है, वही क्या है? लैंगिक असमानता है। फिर कराएं, नगरीय समुदाय को परिभाषित कीजिए। यहां ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। ये अति लघु उत्तर, ये आपके अति लघु उत्तरी के हैं। अति लघु उत्तरी के इस रूप में अब लघु उत्तरी के थोड़ा सा बड़ा हो जा रहे हैं, दोनों साथ ही मिला के यहाँ सॉल्यूशन चल रहा है। तो यह ना सोचिएगा कि एक क्वेश्चन इतना छोटा सा लिख दिए तो एक इतना बड़ा बता रहे हैं। तो यहाँ दोनों का साथ ही हम बता रहे हैं। जैसे यह प्रश्न आपका अति लघु उत्तरी में है, यह लघु उत्तरी के अंतर्गत आ जाएगा। आइए नागरिक समुदाय को परिभाषित कीजिए। नगरीय समुदाय से तात्पर्य उस समुदाय से है। किस समुदाय से है? नगरीय समुदाय का तात्पर्य क्या है? एक ऐसे समुदाय से है जहां जनसंख्या ग्रामीण समुदाय से अधिक हो। नगरीय समुदाय का पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कि एक समुदाय है नगरीय समुदाय, लेकिन एक ऐसा समुदाय है जहां जनसंख्या ग्रामीण समुदाय से अधिक हो। जब ग्रामीण समुदाय से जनसंख्या अधिक होगी तो उसे नगरीय समुदाय कहेंगे। दूसरा पर आइए, लोगों का जीवन स्तर उच्च हो। ग्रामीण की अपेक्षा इनका स्तर, जीवन स्तर क्या होता है? उच्च होता है। उनका जीवन कृषि से अलग अन्य व्यवसायों पर निर्भर हो। इनके जीवन का जो स्तर होता है, जीवन का कार्यप्रणाली होती है, वह कृषि से अलग होकर के अन्य व्यवसायों पर निर्भर है, तथा वहां की संस्कृति एवं सभ्यता में आधुनिकता हो। तो क्लियर हो गया होगा, वहां की संस्कृति और सभ्यता में क्या हो? आधुनिकता हो। प्रश्न देखिए, नागरिक समुदाय को क्या कहोगे? कैसे परिभाषित? तो आप कह सकते हो नागरिक समुदाय एक समुदाय है, लेकिन एक ऐसा समुदाय है जहां की जनसंख्या ग्रामीण समुदायों से अधिक हो। पहला पॉइंट, ग्रामीण नगरीय समुदाय की जनसंख्या ग्रामीण समुदाय से अधिक हो और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। उनका जीवन कृषि पर न आधारित होकर अन्य व्यवसायों पर आधारित होता है, तथा अंतिम लिखा गया है कि वहां संस्कृति और सभ्यता जो होती पनपती है, जो चलती है, वह आधुनिकता को लेकर रहती है, आधुनिकता के साथ चलती है। तो उनकी संस्कृति और सभ्यता में क्या रहता है? आधुनिकता दिखाई पड़ता है। अगला, ग्रामीण नगरीय सातत्य से आपका आशय क्या है? ग्रामीण नगरीय सातत्य से आशय से क्या आशय है? तो ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में पाई जाने वाली जीवन प्रणाली, ये क्या है? जीवन प्रणाली की निरंतरता से संबंधित है। ग्रामीण नगरीय सातत्य की जो अवधारणा है वह क्या है? गांव और नगरों के समुदायों में पाई जाने वाली जीवन प्रणाली
की निरंतरता से, उनके जीवन प्रणाली कैसे है, गांव और नगरों के जीवन प्रणाली की निरंतरता से संबंधित होती है। क्या? ग्रामीण नगरीय सतत, तथा जो इस बात पर बल देती है कि गांव एवं नगरों में पाए जाने वाले अंतर निरपेक्ष न होकर के सापेक्ष केवल मात्रात्मक होते हैं। ग्रामीण और नगरीय जीवन में रहने वाले लोगों के जीवन के जो स्तर हो, उन पर यह कह रहा है कि जो इनमें गांव और नगरों के बीच में जो अंतर पाए जाते हैं वह सापेक्षिक हैं। वह क्या है? सापेक्षिक हैं और केवल मात्रात्मक होते हैं, गुणात्मक नहीं। केवल क्या है? मात्रात्मक होते हैं, गुणात्मक नहीं। तो यहां इस चीज को लिया। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न क्या है? जनसंख्या वृद्धि से दर से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की संख्या है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? एक विशेष समय में व्यक्तियों की संख्या, एक टाइम पर व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन, व्यक्तियों की संख्या में जो परिवर्तन होता है। जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या आकार में वृद्धि, गिरावट या संतुलन का संकेत दे सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि को आप जाने क्या है कि भाई एक समय में किसी देश की, किसी समाज की एक समय के अंतर्गत व्यक्तियों की संख्या में जो परिवर्तन होता, व्यक्तियों के एक समय में जितनी जनसंख्या में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, और वह परिवर्तन चाहे वृद्धि हुआ हो, चाहे गिरावट या संतुलन को दर्शाता है, और इसी को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। तो क्लियर हो गया, जनसंख्या वृद्धि दर एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन है, और यह जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या आकार में वृद्धि, उसमें गिरावट एवं संतुलन का संकेत दे सकती है। आइए चले अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी क्या है? अगला प्रश्न क्या है? जनसांख्यिकी क्या है? तो जनसांख्यिकी जनसंख्या की दशा एवं गतिशीलता का सांख्यिकी विश्लेषण। जनसांख्यिकी क्या है? जनसांख्यिकी जनसंख्या का दशा। जनसांख्यिकी क्या है? किसी भी देश की जनसंख्या की दशा और उसकी गतिशीलता का सांख्यिकी जो विश्लेषण होता है, उसी को क्या कहा जाता है? जनसांख्यिकी कहा जाता है। नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। यहाँ विद्वान का नाम बर्गल ने नगरीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है। बर्गल ने नगरीकरण पर अपनी परिभाषा दे रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हम नगरीकरण कहना चाहिए। नगरीकरण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र को धीरे धीरे किसमें बदल जाना? नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होना। नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन होने का जो प्रोसीजर है उसी को हम नगरीकरण कहते हैं। गांव से धीरे धीरे हम किस में परिवर्तित हो रहे हैं? नगर में। और यह नगरीय जो परिवर्तन हो रहा, प्रोसीजर इसका चल रहा है, इसी को हम नगरीकरण कहना चाहिए। इस प्रक्रिया का गांव की जनसंख्या की आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस पर
आर्थिक संरचना पर देखा जाए तो गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या घटती है, ठीक उसी अनुपात से नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसे जैसे ग्राम की जनसंख्या घटेगी, नगरों की जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि होती रहती है। तो नगरीकरण को परिभाषित क्या करना है? गांव से नगरों के क्षेत्रों में परिवर्तित, ग्रामीण क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही नगरीकरण कहा जाएगा, जहां पर गांव की जनसंख्या की आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या घटती है, उसी अनुपात में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है। ग्रामीण नगरीय शहर क्या है? यहां पूछा नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, यहां कह रहा है ग्रामीण नगरीय शहर क्या है। तो ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा ग्रामीण नगरीय समुदायों में, ग्रामीण नगरीय शहर क्या है? ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में पाए जाने वाली निरंतरता से, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में पाए जाने वाली किसी निरंतरता से संबंधित है, जो इस बात पर बल देती है कि गांव एवं नगरों में पाए जाने वाले अंतर निरपेक्ष न होकर सापेक्ष और केवल मात्रात्मक हैं। नगरों में पाए जाने वाले अंतर निरपेक्ष न होकर बल्कि क्या हैं? सापेक्ष हैं, जो केवल मात्रात्मक अंतर है। अगला प्रश्न, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। लिंगानुपात का महिलाओं से है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिंगानुपात जो होता है बच्चों के जन्म और मृत्यु पर आधारित होता है। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर, तो यह बच्चे का जन्म और जन्म के समय स्त्री की मृत्यु, इसका एक संभाव्य कारण हो सकता है। यहां क्वेश्चन देखें, बच्चे का जन्म अथवा बच्चे के जन्म के समय स्त्री की मृत्यु, इसका एक संभाव्य कारण हो सकता है, लेकिन इसमें विरोधाभास है। मातृ मृत्यु दर को पोषण के उन्नत स्तर, स्वास्थ्य देखभाल, संचार सुविधाएं तथा सामान्य जागरूकता की सहायता से कम किया जा सकता है। इसलिए मानना कठिन है मातृ मृत्यु दर लिंगानुपात में गिरावट का कारण है। केवल मातृ मृत्यु दर के कारण लिंगानुपात में गिरावट अगर माना जाए तो यह क्या रहा है कि मानना कठिन है कि केवल मातृ मृत्यु दर के कारण लिंगानुपात में गिरावट हो रहा है, बल्कि इसके पीछे यह भी है कि पोषण के उन्नत का स्तर का अभाव हो, स्वास्थ्य देखभाल, संचार सुविधाएं आज भी कारण हो सकते हैं। यहां लिंगानुपात कारणों पर प्रकाश डालना है, तो प्रथम कारण यहां दिया गया है, बच्चों का जन्म अथवा बच्चे के जन्म के समय स्त्री की मृत्यु, इसका एक कारण है, हो सकता है। इसमें हम दुविधा में नहीं है, यह कारण हो सकता, लेकिन इसमें विरोधाभास है। मातृ मृत्यु दर को पोषण के उन्नत स्तर, स्वास्थ्य देखभाल, संचार सुविधाएं तथा सामान्य जागरूकता की सहायता से कम किया जा सकता है। इसलिए यह मानना कठिन है कि मातृ मृत्यु दर ही लिंगानुपात का एक कारण हो सकता है। बच्चों के साथ भेदभाव व्यवहार, बच्चों के साथ क्या है? भेदभाव व्यवहार। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यह एक सिद्धांत है जिसका तात्पर्य है कि जनसंख्या वृद्धि
आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। भाई जनसंख्या की वृद्धि जो है वह देखा जाए तो आर्थिक विकास के समग्र स्तर से, जो आर्थिक विकास से जनसंख्या, उस जितने भी आर्थिक विकास के पायदान वो सबसे जुड़ी होती है जनसंख्या। एवं प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। जनसंख्या, कोई भी समाज जनसंख्या का केवल एक निश्चित स्वरूप में ही अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण हैं। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कहा कि 3 ही इसके बुनियादी चरण हैं। पहला प्राथमिक अवस्था, अल्प विकसित देश। तो अल्प विकसित देश में कौन सा? अफ्रीका। द्वितीयक अवस्था विकासशील देश, जिसमें भारत, पाकिस्तान। संक्रमण की अवस्था देश अल्प विकसित से विकसित अवस्था की ओर बढ़ते हैं। संक्रमण की अवस्था से देश यहां क्या करा? अल्प विकसित से कहां बढ़ेंगे? विकसित अवस्था की ओर बढ़ते हैं। तीसरा अवस्था है विकसित देश, अमेरिका, ब्रिटेन आदि। अब यहां डिफाइन करा अल्प विकसित देश, इस अवस्था में जन्म दर उच्च होती है। जहां अल्प विकसित देश हैं वहां जन्म दर क्या होगी? उच्च होती, क्योंकि लोगों को छोटे परिवार से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी नहीं होती। अल्प विकसित देशों में जन्म दर क्या होती है? उच्च होती है, क्योंकि लोगों को छोटे परिवार से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए यहां जनसंख्या ज्यादा होती है। दूसरा फिर कहा कि वे अशिक्षित होते हैं। पहला बताया परिवार में होने वाले लाभों के बारे में जानकारी नहीं, लोग छोटे परिवारों के बारे में जानकारी नहीं होती है कि सब संपन्न रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आवश्यकताएं पूरी होती हैं। दूसरा, वे अशिक्षित होते हैं, और अशिक्षित होते हैं फिर मृत्यु दर भी ऊंची होती है। अशिक्षा है तो मृत्यु दर भी इसके लिए क्या करा? ऊंची होती है, क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। इस कारण से जनसंख्या वृद्धि की दर नीची होती है। इसी कारण से क्या होता है? जनसंख्या की वृद्धि दर यहाँ क्या हो जाती है? नीची। तो यहाँ आप क्या देखें? अल्प विकसित देशों में जन्म दर उच्च होगा, साथ ही साथ परिवार छोटे परिवारों के लाभों को नहीं जान पाते। तीसरा बिंदु, ये लोग जहां अल्प विकसित देश हैं वहां अशिक्षित होते हैं, और मृत्यु दर भी ऊंची होती है, क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा जैसी सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं होती। इस कारण से जनसंख्या वृद्धि दर नीची होती है। विकासशील देश में द्वितीयक अवस्था जो आते हैं, जन्म दर ऊंची होती है। यहां भी जन्म दर क्या है? वहां आपने क्या देखा? यहां आप तुलना करिएगा, यहां आपने क्या देखा? जन्म दर ऊंची होती है। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, जन्म दर यहां भी क्या है? ऊंची होती है। अल्प विकसित और विकासशील में देख रहे हैं कि जन्म दर क्या है? ऊंची होती है। इस कारण यहां की पुरुषवादी समाज में पुरुष ही निर्णय करते हैं। जन्म दर ऊंची होने के नाते पुरुषवादी समाज बन जाता है, और पूरी तरह से पुरुष ही निर्णय करते हैं कि कितने बच्चे पैदा किए जाएं। इसमें बालकों की प्राथमिकता दी जाती है। यहां पर बालकों की प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है विकासशील देशों में। अगला कि इस अवस्था में लोगों में निरक्षरता तथा ज्ञानता होती है। यहां लोगों में क्या होगी? निरक्षरता होगी और अज्ञानता होती है। मृत्यु दर भी निम्न होती है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं होती हैं। यहां पर मृत्यु दर उतना नहीं रहता जहां जितना विकसित देशों में। यहां मृत्यु दर निम्न होती है, क्योंकि निम्न होने का कारण क्या है?
क्योंकि यहाँ चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस कारण से जनसंख्या ऊंची होती है तथा इसका परिणाम होता है जनसंख्या विस्फोट। यही कारण है, इसका कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। जनसांख्यिकी लाभांश की प्राप्त होती है क्योंकि अकार्यशील जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या में काफी वृद्धि हो जाती है। लाभांश की प्राप्त होती है क्यों? क्योंकि अकार्यशील जनसंख्या की अगर तुलना करें तो कार्यशील जनसंख्या में काफी वृद्धि हो जाती है। विकसित देश जो तृतीय अवस्था में है, इस अवस्था में जन्म दर निम्न होती है। यहां जन्म दर क्या हो जाएगी? निम्न। बाकी में देखें जन्म दर उच्च थी, यहां जन्म दर निम्न होती है। दूसरा, यहां अशिक्षित हैं तो विकसित देशों में लोग शिक्षित होते हैं तथा गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जागरूक होते हैं। जन्म नियंत्रण लोकप्रिय होता है। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर भी निम्न होती, मृत्यु दर में भी कमी होती है। इस कारण से कुल जन्म दर भी निम्न होती है। कुल जन्म दर भी यहां क्या होता है? निम्न होता है। जनसंख्या विस्फोट, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं के कारण देश की जन्म दर उच्च हो। भाई, जिस देश में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं होंगी वहां उस देश के जन्म दर क्या होगा? उच्च होगा। तो मृत्यु दर निम्न हो जाती है। इस कारण से जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती है और जिसके फलस्वरूप जनसंख्या विस्फोट होता है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक संस्थाओं की 3 विशेषता बताइए। जो भी देश में, विश्व में सामाजिक संस्थाएं हैं, क्या हैं? सामाजिक संस्थाएं हैं, यहां कर उनकी क्या 3 विशेषताएं हैं। तो सामाजिक संस्थाओं की 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला देखिए, सामाजिक संस्थाएं संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। सामाजिक संस्थाओं का सबसे बड़ा कार्य क्या है? सांस्कृतिक व्यवस्था, वहां के कल्चर की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। दूसरा है, सामाजिक संस्था के एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। इसके जो उद्देश्य होते हैं सुस्पष्ट होते हैं और वह उद्देश्य एक हो सकते हैं या अनेक। सामाजिक संस्था अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। जो भी सामाजिक संगठन है अन्य संगठनों की अपेक्षा ये क्या होते हैं? अस्थायी। पहला चीज याद रखिएगा कि ये सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। सामाजिक संस्थाएं सांस्कृतिक व्यवस्था की क्या है? एक इकाई है। दूसरा, इनके उद्देश्य एकदम स्पष्ट होते, एक या अनेक जो भी उद्देश्य हैं इनके स्पष्ट होते हैं। यह समाज के अंतर्गत जितने भी संगठन बने हैं उनमें सबसे अधिक अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न है, जनजाति संघर्ष से आप क्या समझते हैं? अगला हमारा प्रश्न है कि जनजाति संघर्ष से आप क्या समझते हैं? तो जनजाति संघर्ष एक प्रकार का अंतर समूह संघर्ष है। जनजाति संघर्ष क्या है? एक अंतर समूह, इसी देश के अंदर समूहों का एक क्या है? संघर्ष है, अंतर समूह संघर्ष है। जब 2 या 2 से अधिक विशिष्ट सांस्कृतिक जाति या नस्ली समूहों के बीच होता है। बस जनजाति संघर्ष क्या है? अंतर समूह संघर्ष है। यह 2 या 2 से अधिक विशिष्ट सांस्कृतिक जाति क्या है? 2 या 2 से अधिक विशिष्ट सांस्कृतिक जाति या नस्ली समूहों के बीच होता है, नस्लों के बीच होता है। विशिष्ट सांस्कृतिक जाति या नस्ली समूहों के बीच होता है।
इसमें अक्सर संसाधनों, शक्ति और नियंत्रण पर संघर्ष शामिल होता है। यह रहा आपका जनजाति संघर्ष। जनजाति एकीकरण की क्या समस्याएं हैं, स्पष्ट करिए। जनजाति एकीकरण की क्या समस्याएं हैं? जनजाति एकीकरण की सब समस्याएं गरीबी और शोषण, आर्थिक और तकनीकी पिछड़ापन। इनका सबसे बड़ा जनजाति एकीकरण की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि गरीबी और इनके लिए शोषण, यही बड़ी समस्या है। दूसरा, आर्थिक और तकनीकी रूप से पिछड़ापन है। सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं, गैर आदिवासी आबादी के साथ घुलने मिलने की समस्याएं आदि जनजाति एकीकरण की एक प्रमुख समस्या के रूप में देखी जाती है। अगला कि एकल परिवार क्या है? एकल परिवार में माता पिता, आप एकल शब्द में कह सकते हैं दंपत्ति, और उनके बच्चे शामिल होते हैं। एकल परिवार में दंपत्ति और उनके बच्चे शामिल होते हैं। परिवार के प्रकार बताइए। परिवार के क्या बताना है? प्रकार। तो परिवार का यहां देखिए दिखा गया, निम्न प्रकार है। पहला है सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार को बांटा जा सकता है। सदस्यों की संख्या के आधार पर एक परिवार है मूल परिवार या केंद्रीय परिवार कह सकती है, मूल परिवार। दूसरा संयुक्त परिवार। तीसरा विस्तृत परिवार। तो सदस्यों की संख्या को देख करके हम परिवार को 3 वर्गों में बांट रहे हैं। एक मूल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार, तीसरा विस्तृत परिवार। दूसरा विभाजन जो किया जा रहा है सत्ता तथा वंश नाम के आधार पर, सत्ता या वंश के नाम के आधार पर परिवार का जो विधान, तो एक होता है मातृ सत्तात्मक परिवार, दूसरा है पितृ सत्तात्मक। वंश नाम के आधार पर या सत्ता के आधार पर जब परिवार का विभाजन होता है तो 2 प्रकार के, मातृ सत्तात्मक परिवार और पितृ सत्तात्मक। तीसरा बिंदु का जो विभाजन किया गया है निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर देखा जाए तो 4 प्रकार के परिवार यहां दिखाई दे रहे हैं। पहला है मातृ स्थानीय परिवार, पितृ स्थानीय परिवार, नव स्थानीय परिवार, चौथा मातुल स्थानीय परिवार, पांचवा मातृ पितृ स्थानीय परिवार, छठा द्विस्थानीय परिवार। तो निवास के आधार पर परिवार को 6 प्रकार से बांटा गया है। दूसरा है विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर परिवार का एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, समूह विवाह परिवार। तो विवाह के आधार पर परिवार के 3 भेद किए गए हैं, एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार और तीसरा समूह विवाही परिवार के रूप में विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न, साप्ताहिक बाजार से आप क्या समझते हैं? तो साप्ताहिक बाजार प्रत्येक सप्ताह में एक बार ग्रामीण तथा जनजातीय इलाकों में लगता है। तो साप्ताहिक बाजार सप्ताह में एक दिन कब लगता है? साप्ताहिक बाजार सप्ताह में कितने दिन? एक बार लगेगा। और कहाँ? ग्रामीण तथा जनजातीय इलाकों में। सप्ताह में एक दिन ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में लगने वाले बाजार को ही हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। जाति पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। देखिए पूछा गया प्रश्न है जाति पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए, अथवा जाति पूर्वाग्रह से आप
क्या समझते हैं। दोनों बातें एक ही हैं, चाहे परिभाषित करिए चाहे आप जो समझते हैं उसके लिखिए, तो परिभाषित करते हुए ही लिखेंगे तो वो प्रश्न का नेचर एक ही है। अथवा करके इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पूर्वाग्रह, पूर्व माने पहले, ग्रह पहले से बनाई गई एक नकारात्मक अवधारणा है। पूर्वा क्या क्या है कि पहले से बनाई गई ये क्या है, एक नकारात्मक धारणा है। जात पूर्वाग्रह पूर्व पहले से बनाई गई यह एक क्या है, नकारात्मक अवधारणा है। साथ ही यह एक समूह के लोगों के द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में पूर्व कल्पित अवधारणा है। यह एक समूह के लोगों के द्वारा दूसरे समूहों के बारे में पूर्व कल्पित अवधारणा है। जात क्या है, एक पूर्व कल्पित अवधारणा है। किसकी, कि एक समूह के लोगों के द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में जो कल्पित अवधारणा है, पूर्व में बारे में पूर्व कल्पित अवधारणा है। इस तरह के पूर्वाग्रह हमेशा असत्य होता है। पूर्वाग्रह हमेशा क्या होता है, असत्य होते हैं तथा इनका कोई प्रमाण नहीं होता। जात का कोई प्रमाण नहीं। पूर्वाग्रह नकारात्मक अथवा सकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं। यहां कह रहा है नकारात्मक भी हो सकता है अथवा सकार हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अर्थों में दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अर्थों में अगर देखा जाए तो यह नकारात्मक ही होता है। पूर्वाग्रह ज्यादातर देखा जाए तो क्या है, नकारात्मक ही होता है। पूर्वाग्रह के 3 कारक होते हैं। पहला प्रभावकारी नापसंद या घृणास्पद, प्रभावकारी नापसंद या घृणास्पद, संभावनागत भेदभाव, संज्ञानात्मक जिसमें विश्वास और रूढ़ बाध्यता है। तो जात पूर्वाग्रह को परिभाषित किए तो पहले आपका क्या है, नकारात्मक, लेकिन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भी हो सकता है। लेकिन एक समूह के द्वारा दूसरे समूहों के सदस्यों के बारे में पूर्व कल्पित अवधारणा है। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूहों के सदस्यों के लिए पूर्व कल्पित एक धारणा है। और पूर्वाग्रह हमेशा क्या होता है, असत्य होता है। इनका कोई प्रमाण नहीं होता। चलिए आगे के प्रश्न को देखें। जाति और वर्ग में अंतर बताइए। प्रश्न आया है, आपको अंतर बताना है तो आप इस क्रम में लिख सकते हैं जाति और वर्ग के अंतर को। तो देखिए जाति और वर्ग में पहला अंतर क्या है कि जाति जो है वह जन्म पर आधारित है। जाति किस पर आधारित होता है, जन्म पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है। जाति जन्म पर आधारित। और वहीं पर अगर हम कहें वर्ग, तो वर्ग जो है वह कर्म पर आधारित एक सामाजिक अवधारणा है। एक क्या है, सामाजिक अवधारणा है। और जात जन्म पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है, और जबकि वर्ग कर्म पर आधारित एक सामाजिक अवधारणा है। दूसरा अंतर, जात की सदस्यता प्रदत्त होती है। यहां ध्यान दीजिए, जात की सदस्य अपने आप प्रदत्त होती है, अपने आप मिल जाती है, जिसमें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मेहनत नहीं करनी पड़ती। जात के लिए होने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, वह उसे जन्म के आधार पर स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जन्म के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, यह अपने आप प्राप्त हो जाता है। वहीं पर वर्ग की सदस्यता यहां प्रदत्त होती है। वर्ग की सदस्यता अर्जित करनी होती है। वर्ग की सदस्यता क्या है, लेनी पड़ती है, अर्जित करनी होती है, जिसे प्राप्त करने को अथक प्रयास करने पड़ते हैं।
वर्ग के लिए हमें अथक प्रयास करने होते हैं। वह व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है, जबकि जाति जन्मों के आधार पर। वर्ग कर्मों के आधार पर निर्णित होता है, जबकि जाति जो है स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आगे देखें, जाति में गतिशीलता का अभाव है। इसमें गति नहीं, आप जिस जाति में हुए हो गया, इसमें कोई विशेष गति नहीं रहती, गतिशीलता नहीं होती, अभाव हो जाता है। जबकि वर्ग में गतिशीलता व्याप्त होती है। पद प्रतिष्ठा पहुंचने में आप में गतिशीलता होती है, अब पहुंचना चाहते हैं तो वर्ग एक स्थिर, जाति एक स्थिर अवधारणा है, स्थिर है, जबकि वर्ग अस्थिर अवधारणा है। दोनों में मूलभूत अंतर है। जाति एक बंद वर्ग या व्यवस्था है जिसे व्यक्ति बदल नहीं सकता। जाति एक बंद वर्ग व्यवस्था है, इसे बदला नहीं जा सकता। जबकि वर्ग मुक्त या खुली अव्यवस्था है जिसे व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार बदल सकता है। व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार बदल सकता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंचकर किसी भी कार्य को अपनाकर अपने वर्गों से ऊपर के अन्य वर्गों में भी पहुंचा जा सकता है। अगला है, जाति समाज की एक औपचारिक व्यवस्था है, जबकि वर्ग समाज की एक औपचारिक। जाति जो है समाज की क्या है, अनौपचारिक व्यवस्था है, ये अनौपचारिक है। जबकि वर्ग समाज की औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। जाति में सदस्यों के संबंध अनौपचारिक पाए जाते हैं, जबकि वर्ग में सदस्यों के जो संबंध आपस में होते हैं वह औपचारिक ही पाए जाते हैं। जाति की अपनी एक पंचायत व्यवस्था होती है, वर्ग की अपनी कोई पंचायत व्यवस्था नहीं होती। जाति की क्या होती है, अपनी एक पंचायत व्यवस्था होती है, जबकि वर्ग की अपनी कोई पंचायत नहीं होती। जाति के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है, जो उन्हें आत्मीयता, प्रेम आदि की अनुभूति कराती है। हम की भावना पाई जाती है जो उसमें आत्मीयता, प्रेम की अनुभूति कराती है। वर्ग में हम या मैं की भावना पाई जाती है, जिसमें लोग आपस में एक दूरी बनाकर रखते हैं। इसमें आपस में एक लोग क्या बनाते हैं, दूरी बनाकर रखते हैं। जाति के सदस्यों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध व नियम पाए जाते हैं। वर्ग के सदस्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं पाया जाता और न ही कोई नियम। तो यह आपका रहा जाति और वर्ग में अंतर। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को बताइए। जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षण को बताइए। तो यहां प्रमुख लक्षणों की यहां चर्चा की गई है। जाति के मुख्य लक्षण क्या हैं? एन के दत्ता ने जाति को निम्नांकित रूपों में कहा जाए, निम्नांकित रूपों में मूलतः संरचनात्मक और सांस्कृतिक लक्षणों का उल्लेख किया। एन के दत्ता ने जाति की निम्नांकित में संरचनात्मक, कैसा, संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक, संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक लक्षणों का उल्लेख किया। कौन? एन के दत्ता ने। यह कहते हैं कि एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। यह संरचना है, सांस्कृतिक है कि एक जाति का सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। दूसरा है कि प्रत्येक जाति के खान पान संबंधी कुछ
प्रतिबंध होते हैं। जातियों के पेशे अधिकांशतः निश्चित होते हैं। जातियों में भी ऊंच नीच का संस्तरण होता है। संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर निर्भर है। संपूर्ण जाति व्यवस्था किस पर? ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर निर्भर है। डॉक्टर घुरिये ने जात के प्रमुख लक्षणों एवं विशेषताओं का उल्लेख किया है जो निम्न है। लक्षणों को बताइए। जात व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षण हमने कहा, लक्षणों का उल्लेख किया। लक्षणों या विशेषताओं का यहां देखिए किया गया है जो निम्न है। समाज का खंडात्मक विभाजन। जात व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में क्या किया? विभाजित कर दिया। प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद, कार्य निश्चित होते हैं। जितने भी जात के, हर जातियों के पद, स्थिति और कार्य क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। संस्तरण। समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं वरन ऊंच नीच का एक संस्तरण अथवा उतार चढ़ाव पाया जाता है। इसमें एक उतार चढ़ाव देखा जाता है। अगला प्रश्न। भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रसंग। भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रसंग। प्रत्येक जाति के नियम है कि उनके सदस्य किस जात के साथ कच्चा, पक्का तथा फलाहारी भोजन कर सकते हैं। यह एक जाति के अंतर्गत बना है। यहाँ की सांस्कृतिक विशेषता है कि कौन से जाति के लोग किस सदस्य के साथ कच्चा, पक्का या फलाहारी भोजन कर सकते हैं। किनके हाथ का बना हुआ भोजन कर सकते हैं, यहां तक है, और किनके यहां पानी पी सकते हैं। नागरिक एवं धार्मिक योग्यताएं या विशेषाधिकार। जात व्यवस्था में उच्च जातियों को कोई सामाजिक या धार्मिक विशेषता प्राप्त है। जात व्यवस्था में उच्च जातियों को कई सामाजिक और धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त है, जबकि निम्न एवं अछूत जातियों को उनसे वंचित किया गया है। पेशे के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। पेशे के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। प्रत्येक जाति एक परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। विवाह संबंधी प्रत्यय। जाति का एक प्रमुख लक्षण यह है कि प्रत्येक जात अपनी ही जात अथवा उपजाति में ही विवाह कर सकती है। जात एवं उपजाति में ही विवाह कर सकती है। जात से बाहर विवाह करने पर प्रतिबंध है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद का नाम लेते ही यह तुरंत आ जाता है राष्ट्र के प्रति निष्ठा। तो राष्ट्रवाद का जो अर्थ है वह क्या है? राष्ट्र के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति प्रेम। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्र के प्रति प्रेम और उसकी प्रगति तथा उसके प्रति सभी नियम व आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत। राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र के प्रति निष्ठा और उसकी प्रगति और उसके प्रति नियम और आदर्शों को बनाए रखने का एक क्या है? सिद्धांत है। उसके प्रति नियम आदर्शों को बनाए रखने का एक सिद्धांत है। राष्ट्रवाद उस विश्वास को कहते हैं जिसके द्वारा प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार है कि जिस भूभाग पर सदियों से रहते हैं उस पे वे स्वतंत्र रूप से शासन करें। राष्ट्रवाद का यह अधिकार है कि जिस भूभाग पर वह रह रहे हैं उस भूभाग पर वह स्वतंत्र रूप से शासन भी करें। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक समुदाय से आप क्या समझते हैं।
सांस्कृतिक समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो सांस्कृतिक समुदाय का अर्थ ही है लोगों का एक ऐसे समूह की बात कर रहे हैं। सांस्कृतिक समुदाय का मतलब क्या है? सांस्कृतिक समुदाय का है कि लोगों का एक ऐसा समूह जो भाषा, रीति रिवाज, परंपराओं, अन्य विशिष्ट सांस्कृतिक लक्षणों के सामान्य बंधनों का साझा करते हैं। सांस्कृतिक समुदाय का मतलब क्या है कि एक समाज का एक ऐसा समूह जिसमें भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं तथा अन्य विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं के लक्षणों का समान बंधनों के साथ उसे आपस में शेयर करते हैं, साझा करते हैं, जिसके पास अनादिकाल से एक क्षेत्र पर कब्जा, अधिकार और उपभोग हो। एक विशेष क्षेत्र पर अनादिकाल से क्या हो? कब्जा हो, अधिकार और उपयोग हो। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिकता को स्पष्ट कीजिए। सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? तो जो भी पूछे, लेकिन उसका नेचर पूछने का एक ही है भाव कि सांप्रदायिकता को स्पष्ट कीजिए, चाहे परिभाषित कीजिए, चाहे इसका अर्थ बताइए। तो बताना है सांप्रदायिकता पर। तो संप्रदायवाद सबसे पहला है आंतरिक विश्वासों तथा दूसरों की तुलना में स्वयं को, आंतरिक विश्वास है और दूसरों की तुलना में स्वयं को श्रेष्ठ मानने वालों की एक आक्रामक विचारधारा है। संप्रदायवाद क्या है? यह एक आंतरिक विश्वास है। एक आंतरिक क्या है? विश्वास है जो दूसरों की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, स्वयं को क्या मानते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं, तथा यह एक आक्रामक विचार है जो कि धार्मिक पहचान पर, एक क्या है? आक्रामक विचार है, लेकिन यह आक्रामक विचार किस पर आधारित है? धार्मिक पहचान पर आधारित होती है। यह धार्मिक पहचान पर आधारित होती है। यह एक अद्भुत सार्वजनिक विचारधारा भी है जो धर्म के साथ जुड़ी है। सार्वजनिक विचारधारा भी है जो किसके साथ जुड़ी हुई है? धर्म के साथ जुड़ी है। सांप्रदायिकता की परिभाषित करते हुए विसेंट स्मिथ ने कहा है कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति या व्यक्ति समूह वह है जो कि प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह एक ऐसी पृथक सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं। संप्रदाय क्या है? स्मिथ कहते हैं कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति या व्यक्ति समूह, यहां आप जानिए कि एक ऐसा व्यक्ति समूह जो प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह एक ऐसी पृथक सामाजिक और राजनीतिक इकाई मानता, अपने आप को एक ऐसा पृथक ही सामाजिक और राजनीतिक इकाई मानता जिसके हित अन्य समूहों से क्या होते हैं? पृथक होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की विचारधारा को संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता भी कहा जाएगा। ऐसी विचारधारा को संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहा जाता है। अगला प्रश्न, सामाजिक बहिष्कार को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सामाजिक बहिष्कार को स्पष्ट कीजिए। अब सामाजिक बहिष्कार क्या है? जो समाज के द्वारा दंड दे दिया जाता है। तो सामाजिक बहिष्कार भेदभाव का एक रूप है। सामाजिक बहिष्कार ही क्या है? भेदभाव करना, भेदभाव का एक रूप है। यह तब होता है जब लोगों को एक निश्चित सामाजिक वर्ग, श्रेणी या समूह से संबंधित होने के आधार पर उनके समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने से पूरी तरह
या आंशिक रूप से बाहर रखा जाता है। तो सामाजिक बहिष्कार क्या है? एक ही वर्ग, या आप कह दीजिए एक ऐसा सामाजिक बहिष्कार हो जो एक निश्चित सामाजिक वर्ग के द्वारा, सामाजिक वर्ग में उसे सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रोग्राम में उसे शामिल होने से वंचित कर दिया जाए। उस वर्ग के किसी भी व्यक्ति या समूह को उस वर्ग में, उस जाति में आने से रोक दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक बहिष्कार। अपने ही वर्गों को अपने ही बीच में आने से रोकना ही क्या है? सामाजिक बहिष्कार किया जाना। अल्पसंख्यक वर्ग से आप क्या समझते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग क्या है? यह एक ऐसा वर्ग है जो बहुमत से धर्म एवं भाषा की दृष्टि से, अल्पसंख्यक किसे कहेंगे? जो बहुमत, जो किसी भी देश का में जो जनसंख्या है, जो बहुमत है, बहुमत से धर्म या भाषा की दृष्टि में कम संख्या में अल्पसंख्यक उन्हें कहा जाएगा जिनकी जनसंख्या धर्म और भाषा की दृष्टि से क्या हो? कम हो। दूसरे शब्दों में यहां कहा गया है किसी भी समाज की जनसंख्या में जिन लोगों का कम प्रतिनिधित्व, किसी समाज की जनसंख्या में जिन लोगों का कम प्रतिनिधित्व हो, अगर उनका कम प्रतिनिधित्व है, मान लीजिए जनसंख्या है और उस जनसंख्या में उनका प्रतिनिधित्व क्या है? कम हो, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक। तो आप कहिए धर्म और भाषा की दृष्टि से उनकी संख्या क्या हो? कम हो, तो उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत को परिभाषित कीजिए। कल्चर को परिभाषित करना है। अब संस्कृत को परिभाषित करने के लिए विद्वानों की भाषा क्या कह रही है, जिसमें यहां आप देखेंगे कि एक विद्वान है जिनका नाम है टायलर। टायलर ने कहा कि संस्कृत संपूर्ण जटिलता है। सांस्कृतिक क्या है? एक जटिलता है, क्लिष्ट है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी क्षमताएं और गुण सम्मिलित होते हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। जिसे मनुष्य के आधार पर समाज का सदस्य होने के नाते वह क्या करता है? प्राप्त करता है। तो उसी को क्या कहा गया है? सांस्कृतिक। धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्म का निरपेक्ष होना का मूल आशय है कि भाई किसी भी समाज या देश में जब उस शासन सत्ता का या राज्य का कह सकते हैं अपना कोई धर्म ना हो, राज्य का अपना कोई निजी धर्म ना हो, व्यक्ति का धर्म होगा लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखे। क्या करे? सभी जितने भी धर्म हैं उसे वो क्या करे? समान दृष्टि से देखे, तो उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। जैसे यहां देखें, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि सामाजिक नैतिक की एक व्यवस्था है। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित है, सामाजिक नैतिक की एक व्यवस्था है जिसमें धर्म की नैतिकता के मानदंड तथा व्यवहार के निर्धारण के बिना हस्तक्षेप के वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है। कहने का मतलब बिना धर्म को जाने ही, बिना धर्म को पहचाने ही प्रत्येक समाज में रहने वाले उस सभी लोगों के साथ क्या किया जाए? एक समान व्यवहार किया जाए, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। अगला प्रश्न,
भारत को बहुधार्मिक देश क्यों कहा जाता है? तो भारत को बहुधार्मिक देश इसलिए कहा जाता है कि इसके संदर्भ में कहा जाता है कि अनेकता में एकता ही। कहने का मतलब भारत धर्म जाति के आधार पर अगर आप इसका सर्वेक्षण करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत के संदर्भ में यह बड़ी सटीक बात बनती है कि अनेकता में एकता ही भारत की क्या है? विशेषता है। वही बात यहां कह रहा है कि बहुधार्मिक है। तो भारत जैसे विश्व के अंतर्गत देखा जाए तो भारत में को विविधताओं का देश है। विविधताओं का मतलब अनेक जातियां अनेक धर्मों के लोग यहां रहते हैं। तो भारत विविधताओं का देश है। विविधताओं का अर्थ है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, अन्य धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। बहुधार्मिक यही इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। इनकी जीवन शैली, इनका पहनावा, इनका संस्कृति आदि भी अलग अलग है। अलग अलग रहते हुए भी एक रह रहे हैं। इसी कारण भारत को बहुधार्मिक देश कहा जाता है। रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो, भारत में यह है कि उनकी संस्कृति, उनकी धार्मिक, उनकी अपनी मान्यताएं अनेकताओं में बट कर भी ये एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। तो आगे देखें, भारत की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहां देखिए कि 1632 में भाषाएं तथा बोलियां, विविध धर्म, मौसम की विविधता भी भारत में है। अगर जातियां बहुत है, मौसम की भी एक मौसम नहीं है, मौसम की भी यहाँ क्या है? विविधता है। यहाँ का मौसम आज इस समय है, महाराष्ट्र में चले जाए कुछ और है, केरल में कुछ और है। तो मौसम की विविधता तथा प्राकृतिक विविधता, भारत की विविधता केवल जात और धर्मों तक नहीं रह गई, प्राकृतिक विविधता है। उत्तर भारत में कुछ और, दक्षिण भारत में, पूर्वी में कुछ और। तो प्राकृतिक विविधता भारत की सांस्कृतिक विविधता के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत की सांस्कृतिक जो विविधता के लिए क्या है? एक बड़ी चुनौती खड़ा करती है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। आज एक क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद को लेकर के बड़े द्वंद्व की स्थिति में देश आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रवाद, कहीं जातिवाद, कहीं संप्रदायवाद। तो यहां का है क्षेत्रवाद की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अब राज्य के संदर्भ में यहां लिखा जा रहा है कि विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद, पृथक राज्य की मांग, केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा पूर्ण राज्य की मांग, नदी जल विवाद, क्षेत्रीय भाषाई विवाद तथा राजनीतिक अस्थिरता आदि क्षेत्रवाद की प्रमुख समस्या है। क्षेत्रवाद में आप देख रहे हैं राज्यों के बीच में सीमा विवाद उत्पन्न होता है। और यहां देखिए कि किसी के राज्य के साथ ज्यादा सरकार का अनुदान लगता है, किसी तो प्रत्येक राज्यों के अंतर्गत अलग राज्य की मांग की जा रही है। केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो अपने आप को पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। नदियों के बंटवारे को लेकर के भारतीय संविधान का आर्टिकल 262 नदी दून जल विवाद पर निर्णय कर रहा है। क्षेत्रीय भाषा को लेकर के चिंताएं बढ़ी हुई हैं, भाषा की भी विविधता के नाते, तथा राजनीतिक अस्थिरता आज क्षेत्रवाद की क्या है? एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो क्षेत्रवाद की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अगला है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता विविधता में एकता। अभी हम इसकी चर्चा किए थे
कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता विविधता में एकता है, कथन की पुष्टि कीजिए। अभी हम इस पर चर्चा भी किए थे कि भारत की अपने आप में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है कि विविधता में भी एकता को कैसे स्थापित किया हुआ है। भारत क्या है, विविधता में भी एकता को स्थापित कर रहा है। भारत में सांस्कृतिक विविधता पर टिप्पणी लिखिए। तो दोनों एक ही हैं। सांस्कृतिक विविधता का तात्पर्य देश में रहने वाले, सांस्कृतिक विविधता का मतलब क्या है कि देश में रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूह। सांस्कृतिक विविधता क्या है, देश में रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूह और समुदायों से है। सांस्कृतिक विविधता का मतलब क्या है, देश में रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूह तथा समुदायों से है। इस तरह के समुदायों की पहचान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक चिन्हों, भाषा, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय, कुल, जाति से होती है। बहुत से राज्यों को इस बात का भय रहता है कि इस प्रकार की विभिन्नताओं को मान्यता देने से सामाजिक विघटन तथा सामाजिक सौहार्द पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। संक्षेप में, इस तरह की पहचान ही राजनीति को राज्य के लिए एक गंभीर खतरा माना गया है। इसके अतिरिक्त इन विभिन्नताओं को समायोजित करना भी एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है। बहुत सारे राज्यों ने या तो इस तरह की विभेदात्मक पहचान को दबा दिया है अथवा इन्हें राजनीतिक क्षेत्रों में अनदेखी करना प्रारंभ कर दिया है। कभी कभी सांस्कृतिक विभिन्नताओं के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक असमानताएं भी जुड़ जाती हैं। तब स्थिति और जटिल हो जाती है। एक समुदाय द्वारा भुगती जा रही असमानताओं अथवा अन्यायों को दूर करने के लिए किए गए उपाय दूसरे समुदाय में उनके प्रति विरोध का भड़का सकते हैं। स्थिति उस समय और खराब हो जाती है जब नदी जल, रोजगार के अवसर या सरकारी धनराशियों जैसे दुर्लभ संसाधनों के बंटवारों का सवाल खड़ा हो जाता है। तब ऐसे समय में यह और भी दुविधापूर्ण हो जाता है। तो एक प्रश्न चिन्ह इस पर बन जाता है, एक सवाल खड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद क्या है? तो क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश में उस छोटे से क्षेत्र से। भाई क्षेत्रवाद क्या है? किसी भी देश में इसका माध्यम क्या होगा? छोटे से क्षेत्र से है। और छोटे क्षेत्र है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत हो। क्षेत्रवाद क्या है? किसी भी देश के अंतर्गत एक ऐसा छोटा सा क्षेत्र जो अपने आर्थिक भी हो या सामाजिक या किन्हीं अन्य कारणों से अपने पृथक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा, अपने पृथक होने की लड़ाई लड़ रहा है या अपने पृथक होने की मांग कर रहा हो। अपने क्षेत्र या भूगोल के प्रति अधिक प्रयत्न, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों की चाह की भावना को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। चाहे अपने भूगोल के, चाहे अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की चाहत ने क्षेत्रवाद की भावनाओं को जन्म देता है। क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं? पहला, शिक्षा के माध्यम से एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विकास। क्षेत्र शिक्षा के माध्यम से इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है? किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण का विकास कर
लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों में क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता का विकास किया जा सकता है। क्षेत्रवाद का क्या दुष्परिणाम होगा, इसका भी लोगों के अंदर शिक्षित करके बताया जा सकता है। तभी और जब यह बताया जाएगा तो राष्ट्रवाद के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे और एकता पर पूरी तरह से बल देंगे। दूसरा है राज्यों को मिलाकर एक दूसरे के विकास में भागीदारी के रूप में साथ आना होगा। दूसरा है कि राज्यों को मिलाकर एक दूसरे के विकास में भागीदार के रूप में साथ आना होगा। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार पंजाब हरियाणा के थर्मल पावर स्टेशनों को बिजली निर्माण के लिए जरूरी कोयले की आपूर्ति झारखंड उड़ीसा से होती है। तीसरा, राज्यों की समस्याएं एवं जरूरतों को समझने के लिए नीति आयोग को और बेहतर तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। राज्यों की क्या समस्या है, उनकी क्या जरूरतें हैं, इसके लिए नीति आयोग को और भी सतर्क होकर कार्य करने की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट, अनुच्छेद 263 में वर्णित अंतर्राज्यीय परिषद, जिसका गठन राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु एक परामर्शकारी संस्था के तौर पर किया गया है। इसके द्वारा किए गए सुझावों पर राज्य सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। अंतर्राज्यीय परिषद जो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों से जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उन पर जो उनके द्वारा निर्णय आते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, इसमें राज्य को ध्यान देने की जरूरत है, आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों का समान विकास किया जाना चाहिए ताकि कोई भी राज्य स्वयं को विकास की प्रक्रिया में अलग थलग महसूस न करे। अगला है संविधान में वर्णित क्षेत्रीय परिषदें जो कि सांविधिक निकाय है, इनका गठन देश के प्रत्येक हिस्से में राजनीतिक समन्वय स्थापित करने की, विभाजन के प्रभाव को दूर करने, क्षेत्रवाद भाषावाद रोकने के उद्देश्य से किया गया था। क्षेत्रीय परिषद का गठन ठीक हुआ था कि देश के प्रत्येक हिस्से में क्या स्थापित हो, राजनीतिक समन्वय स्थापित, विभाजन के बाद के प्रभावों को दूर कर क्षेत्रवाद भाषावाद आदि को रोकने के उद्देश्य से क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था ताकि देश के समग्र विकास के साथ साथ इसकी एकता और अखंडता बनाए रखने हेतु ये परिषदें अपने अपने सुझाव समय पर प्रस्तुत कर सकें। इन परिषदों द्वारा दिए गए सुझावों पर त्वरित अमल करने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय परिषद जो सुझाव दे उस पर राज्य को निश्चित तौर से अमल करने की जरूरत है। सातवां, केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक और खनिज संसाधनों का बंटवारा राज्यों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों का जो बंटवारा हो वह राज्य सरकारों को ध्यान में रखकर राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। आठवां, केंद्र सरकार वे सभी योजनाएं जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पर केंद्रित हो, आर्थिक और सामाजिक रूप से कहाँ पिछड़े क्षेत्रों पर केंद्रित हैं, का क्रियान्वयन एवं उनकी निगरानी सही ढंग से होनी चाहिए। उनका निगरानी में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की विवेचना
कीजिए। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की विवेचना कीजिए। भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद से तात्पर्य है कि राज्य किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगा, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि वह सभी धर्मों को समान रूप से आदर प्रदान करता है। राज्य का अपना तो धर्म नहीं होगा, लेकिन वह सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखता है। यह धर्मों से दूरी बनाए रखने का भाव प्रदर्शित नहीं करता। पश्चिम देशों में धर्मनिरपेक्षतावाद का अर्थ चर्च तथा राज्य के बीच अलगाव से लिया जाता है। पश्चिम देशों में धर्मनिरपेक्षतावाद का अर्थ क्या लिया जाता है? चर्च तथा राज्य के बीच अलगाव। यह सार्वजनिक जीवन से धर्म को अलग करने का एक प्रगतिशील कदम माना जाता है, क्योंकि धर्म का एक अनिवार्य दायित्व के बजाय स्वैच्छिक व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में बदल दिया गया। अनिवार्य दायित्व के बजाय इसे स्वैच्छिक व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में बदल दिया गया। धर्मनिरपेक्षीकरण स्वयं आधुनिकता के आगमन और विश्व को समझने के धार्मिक तरीकों के विकल्प के रूप में विज्ञान और तर्कशक्ति के उदय से संबंधित है। कठिनाई तथा तनाव की स्थिति तब पैदा हो जाती है जबकि पश्चात राज्य सभी धर्मों से दूरी बनाए रखने के पक्षधर हैं, जबकि भारतीय राज्य सभी धर्मों को समान रूप से आदर देने के पक्षधर हैं। पश्चात राज्य जो भी हैं सभी धर्मों से अपने आप को क्या करते हैं? दूरी बनाए रखना चाहते हैं, जबकि भारतीय राज्य सभी धर्मों को समान रूप से आदर के पक्षधर हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण प्रणाली क्या है? यह दिया गया सामाजिक शोध में सर्वेक्षण पद्धति की विवेचना कीजिए। तो सर्वेक्षण प्रणाली है क्या? किसी विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्र, चाहे उसका विशिष्ट भौगोलिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो या प्रशासनिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों के व्यवस्थित संकलन की विधि को सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे भौगोलिक हो, सांस्कृतिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्र में जहां भी जो निवास कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों के सामाजिक जीवन से संबंधित उनके सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्य हैं, उन तथ्यों का व्यवस्थित रूप से संकलन करने को उनके जीवन को पूरी व्यवस्थित रूप से संकलन करने को या कहिए प्रकाशित करने को ही क्या कहा जाएगा? सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। प्रेक्षण पद्धति के प्रमुख उद्देश्य। प्रेक्षण पद्धति के प्रमुख उद्देश्य बताइए। प्रेक्षण पद्धति का पहला उद्देश्य समय की निश्चित अवधि में बच्चों के विकास और कौशल में दक्षता प्राप्त करने की क्षमता को मापना। बच्चों के विकास और कौशल में दक्षता प्राप्त करने की क्षमता को मापना। दूसरा है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करना। कार्य कारण संबंधों का पता लगाना प्रेक्षण पद्धति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है प्रेक्षण पद्धति का। साक्षात्कार प्रणाली के 3 गुण बताइए। साक्षात्कार प्रणाली के 3 कौन कौन से गुण हैं? पहला, साक्षात्कार द्वारा सामग्री ज्यादा विश्वसनीय होती है। साक्षात्कार से भाई देख करके परख करके जो भी सामग्री है वह ज्यादा क्या होती है? विश्वसनीय होती है। और इस पद्धति द्वारा
सभी स्तर के लोगों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस स्तर पर सभी लोगों से सूचनाएं क्या होती है, प्राप्त की जा सकती हैं। साक्षात्कार पद्धति एक लचीली पद्धति है जिसमें आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु साक्षात्कार संचालन में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका, सामाजिक अनुसंधान के चरण लिखिए। सामाजिक अनुसंधान के चरण लिखिए। श्रीमती पीबी यंग, श्रीमती पीबी यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान के निम्नलिखित चरण हैं। श्री पीबी यंग के अनुसार यहाँ सामाजिक अनुसंधान के अंगों चरणों को उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित चरण कौन से हैं? पहला, काम चलाऊ उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, संकलन एवं लेखन, लिखित तथ्यों, सारणियों या अनुक्रमों का वर्गीकरण, वैज्ञानिक सामान्यीकरण। यह सामाजिक अनुसंधान के क्या हैं? चरण हैं, जिसका उल्लेख श्रीमती पीबी यंग ने किया। सर्वेक्षण प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। सर्वेक्षण से अभी प्रश्न पुनः उठाया गया है। देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ है सामाजिक अनुसंधान। अब सामाजिक अनुसंधान उस पद्धति को कहते हैं, उस पद्धति, इसका अर्थ उसका तात्पर्य उस पद्धति से है जिसके द्वारा अनुसंधान करता घटना स्थल पर, अनुसंधान करता, सर्वेक्षण करता घटना स्थल पर जाकर उसका वैज्ञानिक रूप से अवलोकन करता है तथा उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? इसका अर्थ सामाजिक अनुसंधान से है, जहां पर इस पद्धति का जहां भी प्रयोग किया जाता है वहां पर अनुसंधान कर्ता जो होता है वह घटना स्तर पर जाएगा और घटना स्तर पर जाकर वैज्ञानिक रूप से उसका अवलोकन करता है और उससे अवलोकन माने उसको समझता है, देखता है और उसकी जानकारी प्राप्त करता है। प्रमुख विद्वानों ने इसे निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। दो विद्वानों का नाम दिया गया है, बर्गेस और बोगार्डस। बर्गेस ने कहा एक समुदाय का सर्वेक्षण एक सामाजिक विकास, एक रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया है। उस समुदाय की दशाओं, आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। बोगार्डस के अनुसार एक सामाजिक सर्वेक्षण किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के रहन सहन, कार्य करने की दशाओं से संबंधित तथ्य एकत्रित करने को कहते हैं। एक सामाजिक सर्वेक्षण किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के रहन सहन, कार्य करने की दशाओं, कोई एक क्षेत्र विशेष में रह रहा है, उसका रहन सहन क्या है, उसके कार्य करने की पद्धति क्या है, इन से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने को कहते हैं। यही क्या है? सर्वेक्षण प्रणाली है। सामाजिक शोध में सर्वेक्षण का महत्व। सामाजिक शोध के अंतर्गत सर्वेक्षण का महत्व है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय के सीधे संपर्क में आता है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के विषय का सीधे संपर्क करता है। जो भी इसकी जांच पड़ताल करता है वो सीधे उसके संपर्क में आ जाता है। सर्वेक्षणविद में किसी विषय के प्रति विशिष्ट झुकाव की संभावना कम हो जाती है। सर्वेक्षणकर्ता किसी विषय पर उस पर अपनी तरफ से नहीं, जो उसका वास्तविक घटना है उस पर आता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि कह रहा है कि सर्वेक्षणविद किसी विषय के प्रति विशिष्ट झुकाव की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तीसरा है सर्वेक्षण पद्धति वैज्ञानिक स्थिति को प्राप्त करने में अधिक सफल है। कई डायरेक्ट उसका निरीक्षण करते हैं, उस जगह से, उस विषय वस्तु से स्वयं जुड़ते हैं।
सर्वेक्षण पद्धति प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त का एक अत्यंत निर्भर योग्य साधन। सर्वेक्षण सामाजिक घटनाओं के विषय में भी अध्ययन कार्य को संभव बनाता है। यह सामाजिक घटनाओं के विषय में भी विषयों को भी संभव करता है, उस पर अपने कार्य को, उसका अपना जो अध्ययन है सामाजिक विषय वस्तुओं पर भी वह संभव बनाने में सामर्थ्य है। आज का क्लास बस इतना ही। अगले टर्म पर हम लोगों का पुनः 2024 से जैसे संदर्भित प्रश्न चल रहे हैं ये चलते रहेंगे। तो अभी आज हम लोगों का जो चल रहा है, पढ़ चुके हैं बहुविकल्पी, अर्थ लघुत्तरी और लघुत्तरी का प्रश्न चल रहा है। तो आगे हम पुनः 2024 के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं उनका यहाँ प्रश्न और उत्तर आपको लिखने के तरीके बताने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आप इस ढंग से अपने प्रश्नों को लिखिएगा। तो अब क्लास को अलविदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।